दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करते हुए आज का सेशन, आज एक धमाकेदार एक सीरीज लेके आपके बीच में आ रहा हूं। दोस्तों बैक टू बैक आऊंगा मैं। 3 टीओटी एजेंट मैं आपके बीच में रूबरू करूंगा और ये 3 टीओटी एजेंट ने लॉकडाउन के अंदर में टीओटी किया हुआ है। 6 एमडीआरटी उन्होंने क्वालिफाई किए हुए। दोस्तों इस सीरीज में हमारे साथ अभी है मिस्टर विठल विरानी जी और ये सूरत से बिलोंग करते हैं। और उनकी अगर मैं बात आपको कहूं तो अब तक 13 दफे सीओटी कर चुके, 13 टाइम्स सीओटी। पिछले 5 साल से कांस्टेंट टीओटी हो रहा है। इस साल का भी उनका टीओटी कंप्लीट हो चुका है। और जान के हैरानी होगी, आज का ये वीडियो मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपकी सोच बदल कर देगा। क्योंकि जिनको आप सुनोगे, शायद आज तक बहुत पढ़े लिखे लोग टीओटी करते हुए होंगे, लेकिन हमारे साथ विठल भाई है और वो सिर्फ 10वीं पास है। और 10वीं पास आदमी आज यहां तक काम कर रहे हैं कि उन्होंने सिंगल एक आदमी के पास से 76 लाख का रेगुलर प्रीमियम लिया हुआ है। जरा सोच के देखिए, कई बार हम लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, हमें कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश नहीं आती है, हम सोचते रहते हैं बड़े आदमी के पास कैसे जाए, बड़े लोगों को कैसे मिले। लेकिन ये सोच आपकी आज विठल भाई बदल देंगे। आज मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही इज वर्किंग लाइक ए इंडस्ट्रियलिस्ट। दोस्तों आज उनके पास ऑडी कार है, मर्सिडीज कार है, स्कोडा कार है, स्विफ्ट कार है, 4 गाड़ियां आज उनके पास, लग्जूरियस 4 कार्स आज उनके पास में है। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं। गुजरात के एक छोटे से प्लेस कालावड़ से वो बिलोंग करते हैं। वहां से वो सूरत कैसे आए, उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी से हम लोग सुनेंगे। और ये टॉपिक मैं खास आज कवर करने के लिए इनको बुलाया है कि लॉकडाउन में टीओटी इन्होंने कैसे किया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, रूबरू होते हैं हमारे विठल भाई विरानी, जो सूरत से है लेकिन अभी वो गांव में बैठे हुए, अपने गांव में कालावड़ में बैठे हुए। विरानी भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे सारे दर्शकों को आपको सुनने बहुत बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। आपकी थोड़ी कहानी बताइए, आप कैसे गांव से सूरत की तरफ आए थे और उन दिनों में आपके हालात कैसे थे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज जब मेरा सद्भाग्य है कि मुकेश भाई से के साथ में जुड़ के ये बात कर रहा हूँ। और मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आईओई और आप सभी का। मैं गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कालावड़ गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं मेरा बर्थ प्लेस था। और मैंने आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ 10th पास हूँ, 10वीं पास तक हूँ। बाद में इतनी गरीबी में मेरा बर्थ हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में, कि आगे में पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। इतनी गरीबी में मेरा बचपन गुजरा है। और जब मैं 10वें महीने का था तब मेरे फादर का साया मेरे से इस दुनिया उठ गया और भगवान को प्यारे हो गए और मैं अनाथ जैसे की जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक बार जून महीने का समय था, 10वीं का मैंने एग्जाम दे दिया और खेत में काम कर रहा था और बैलगाड़ी के नीचे बैठ के दोपहर को 1 बजे में खाना खा रहा था। तो इतनी धूप थी तो मुझे एक सोच आई कि ये कोई जिंदगी है क्या। गरीबी में जन्म लेना ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है, ये मेरे हाथ में है। ये उस टाइम मैंने सोच लिया और मान लिया कि मुझे कुछ तो करना ही है। तो मैंने वहीं से सूरत जाने के लिए सिर्फ 275 रुपया लेके मैं सूरत की धरती पे पांव रखा। वहां मैंने डायमंड में काम किया। तो डायमंड में भी मेरे को काम करने की बहुत धगस थी, क्योंकि मैं बहुत गरीबी में परेशान होके गया था। तो मुझे वहां जाकर डायमंड में भी मैंने बहुत मेहनत किया। 2 साल में मैं ऑफिस में हो गया और बाद में मैंने कम से कम 20 साल तक काम किया। फिर सोचा कि ये भी कोई डायमंड का मुझे कब तक रखेंगे। तो उस टाइम मैंने आज से कम 18 साल पहले जो मैं जॉब करता था, तो 18 साल पहले मेरी सैलरी 50,000 रुपया थी डायमंड में, क्योंकि उसमें एजुकेशन की जरूरत उस टाइम पे नहीं थी। अभी तो सब डायमंड भी कंप्यूटराइज हो गया। तो उस टाइम 50,000 सैलरी छोड़ के मैं एलआईसी में आया। और एलआईसी में मैं क्यों आया ये मैं आज आपको बता देता हूँ कि 2003 तक मैं डायमंड में वर्कर ऑफिस में मैनेजर था। मेरे नीचे 32 मैनेजर्स थे और मैं ऑफिस में सबका हेड था।
तो उस टाइम मेरी मुलाकात आईओई से हुई और मैंने पहला ही बेसिक कोर्स मुकेश भाई का किया था। तो बेसिक कोर्स सुनने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उस टाइम इतना जुनून हो गया कि बस एलआईसी में कुछ करना है। और एक दिन मैंने सोचा था कि एलआईसी करना है, तो मैं ऐसे ही एलआईसी के ऑफिस में चला गया और वही पूछा कि मुझे एजेंसी लेनी है। उस टाइम पे तो 15 रुपया भर के एजेंसी मिलती थी, मैंने ले लिया। फिर डायमंड का काम कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा कमा रहा था। फिर मेरी एजेंसी लिया तो मैंने, मेरे डीओ ने बताया कि अभी अभी नया कुछ आईओई ने कोर्स शुरू किया है, आईओई शुरू हुई है। तो मैंने पहला ही बेसिक कोर्स शुरू किया। तो वहां मैंने जो बेसिक कोर्स में सुना, तभी मुझे लगा कि नहीं, ये तो इजी है। पहले मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैंने एलआईसी तो ले लिया, पहले मैंने सब रिश्तेदारों से 15-20 पॉलिसी कर भी दी, लेकिन बाद में मुझे कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन बेसिक कोर्स करने के बाद मेरा प्रोस्पेक्टिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि प्रोस्पेक्टिव कहीं से भी मिल सकता है, पॉजिटिवली सोचो तब। बेसिक कोर्स से जो कॉन्फिडेंस मिला था कि मैं कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कोर्स करने के बाद। तो मैंने बॉस को एक ही बात बताई कि सर देखो, आप मुझे कब तक अपनी ऑफिस में रखोगे, 50 साल तक, एज तक, 55 तक, बाद में आप बोलोगे आपकी आंखें अभी कमजोर हो गई है, आप अभी डायमंड को नहीं काम कर सकते। उस टाइम मेरी लाइफ क्या है? तो मुझे लग रहा है कि मुझे एलआईसी में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, और अभी ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छा आईओई का खुला है, मैं उनके साथ लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बोला, मैं बोले उसको बोला, आप पेंशन दोगे? तो क्या नहीं दूंगा, मैं सब मुझे जाने दो। और वहीं से मैंने 2004 में जो कोर्स किया, बेसिक कोर्स, तब से लगातार मैं सीओटी होता आया। उससे पहले भी मैंने पार्ट टाइम एलआईसी किया था और एमडीआरटी भी कर रहा था। ऐसा नहीं, मैं अच्छा एजेंट था, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन एमडीआरटी तक सीमित था। तो मुझे आईओई में जब मैंने कोर्स किया, उसके बाद लगातार 13 साल तक मैंने सीओटी किया, और उसके बाद लगातार लास्ट 5 ईयर से आज मैं टॉप ऑफ द टेबल टीओटी कर रहा हूं। ये जो पूरा श्रेय जाता है तो हमारे आईओई को जाता है, एलआईसी के ऑफिसर को भी जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाँ, आप किस ढंग से आप काम करते हो? आप सूरत से आप बिलोंग करते हो, तो सूरत में आप किस तरह से आप काम करते हो? किनके साथ बात करते हो? कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो? ऐसा क्या करते हो कि दूसरे एजेंट जो एमडीआरटी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और आप पिछले 13 साल से सीओटी की है, लास्ट 5 ईयर से आप टीओटी करते आ रहे हो, तो वो यस, जरा बताएंगे, आपका यूनिक स्टाइल बताएंगे आप? ओके ओके। कि किसी भी कोई भी एजेंट की आप स्टाइल मत यूज करो, लेकिन उनका जो फंडा है, उनका काम करने का तरीका है, वो आप यूज करो। अभी मेरे पास सभी एचएनआई क्लाइंट में काम कर रहा हूँ, और ये जो मुझे बड़ा काम करने के लिए सिखाया ना, वो मैंने आईओई का जब एडवांस कोर्स किया, तो एडवांस कोर्स में मुझे इतना कुछ मिला कि मैं आज क्या बताऊं, मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। और एडवांस कोर्स में जो मुकेश भाई ने लिया था, और उस टाइम मुझे इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। और जो इसमें रिटायरमेंट का भी प्रोजेक्ट आता है, और रिटायरमेंट के बारे में उस टाइम मैंने जो सीखा था, वो आज भी मेरा वही चल रहा है, ये मैं वीरानी भाई, कभी यूज करता हूं। एक किस्सा मुझे याद है कि जो आपने बड़ा केस किया था, बहुत बड़ा केस किया था आपने, और यस, फादर और बेटा दोनों मान नहीं रहे थे, और आप भी आपके बेटे के साथ गए थे, और वहां यस, पे जो सोफा का जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला जो बात था, वो बहुत ही सुंदर बात था, और वहां से कुछ हाँ, अच्छा प्रीमियम निकला था। जरा वो स्टोरी यस, शॉर्ट में अगर आप सुनाए, बहुत अच्छा था वो। ओके। वो बहुत बड़ी पार्टी है सर, और उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कम से कम। मैं आंकड़ा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो उसने बोला, मुझे क्या जरूरत है, एक बेटा है, इतनी अच्छी तरह से देखो मेरे पास में बैठा हुआ है, और अभी कंपनी भी संभाल रहा है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, भगवान ने जो हमारी एसेट से ज्यादा दे दी है, मुझे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। कोई क्या मतलब है इंश्योरेंस का? आप मुझे 1-2 करोड़ दोगे तो क्या मतलब फर्क पड़ेगा, इतना तो मैं डोनेट करता हूँ। मैंने बोला, सर बिल्कुल आपकी बात सही है, आप इतना डोनेट, आपके लिए करोड़ कोई मायने भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि सर देखो, आपके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, लेकिन भगवान न करे और कल आपको कुछ हो गया तो बोला, मेरा बेटा है ना, बड़ा हो गया है, और 5 साल से मेरे साथ है, तो सब संभाल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा भी पास में बैठा हुआ था। तब मैंने एक बात उनको बोला कि देखो सर, मुझे एक 2 मिनट का एक डेमो करने दो, मुझे आपका इंश्योरेंस नहीं लेना, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको एक मैं बताना चाहता हूँ, उसका मुझे आपसे जवाब चाहिए, तो ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो मेरा बेटा मेरे साथ में था, पीछे एक 2 सीटर का सोफा पड़ा हुआ था, तो हम दोनों बाप बेटे खड़े हुए और दोनों ने दोनों तरफ से सोफे को उठाया और उसको बोला, देखो सर, एक तरफ से मैंने उठाया वो समझ लो आप खुद हो, और एक तरफ से जो मेरे बेटे ने उठाया है वो समझ लो आपके बेटे है, और बीच में जो सोफा है ना, वो सोफा आपकी कंपनी है। कि आपने दोनों तरफ से उठाया है तो आपकी कंपनी बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि आप भी आधा जिम्मेदारी ले रहे हो, आधी जिम्मेदारी बेटा भी ले रहे हैं। लेकिन आप अभी रिटायर नहीं हुए कि आप उसमें नहीं जाओ तो नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों समतोलन दोनों है तो चल रहा है। बोला हाँ वो तो है। उस टाइम मैंने कम से कम 9 इंच जितना सोफा ऊंचा किया था, एक तरफ से धड़ाक करके छोड़ दिया, बेटे ने पकड़ के रखा तो सोफा बिल्कुल ऐसे क्रॉस हो गया। तो मैंने बोला सर देखा आपने, ये जो मैंने छोड़ दिया ना, समझ लो कि भगवान ना करे, मैं तो दुआ करता हूं कि आपको 100 साल कुछ ना हो, लेकिन भगवान ना करे और कल आपको कुछ हो गया तो जो ये सोफे की हालत हुई ना, वो आपकी कंपनी की हो सकती है। आपका बेटा अकेला ये सोफा नहीं संभाल सकता, अकेला ये इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी कंपनी आपका बेटा नहीं संभाल सकता, कभी भी नहीं संभाल सकता। फिर मैंने क्या किया, सोफे को रख दिया, फिर बेटे के कंधे पे हाथ रख के मैंने एक सवाल पूछा बेटे को, बेटा सच कहना, दिल पे हाथ रख के सच कहना, क्या आपको आपके पापा की कोई जरूरत नहीं है? कल पापा आपकी दुनिया इस दुनिया में ना रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? सोचो, कौन बेटा बोलेगा कि ये मेरा पापा नहीं रहेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो बेटे ने क्या किया, हल्के से मेरे से धीरे से गुजर के पापा की चेयर के पास गए और उसके कान के पास जाके बोले, पापा प्लीज आप ऐसा मत बोलो, मुझे अभी भी आपकी जरूरत है। 5 साल तक आप मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी 100% नहीं हूं। अगर आपको कुछ हुआ तो ये एम्पायर इतना बड़ा कंपनी में अकेले तुरंत नहीं संभाल सकता, मुझे आपकी जरूरत है। वीरानी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी उनके वीरानी दिमाग में भाई, बेटे ने जब ये मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। एकदम एकदम सुपर मास्टर स्ट्रोक था आपका। हाँ, यस, क्योंकि पापा के सामने बेटा, बेटे के सामने कैसे बोल सकता है बेटा कि मुझे मेरे पापा नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, बोल ही सही नहीं है। सकता। और बेटा ने जाके बोला कि पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे आपके बिना बहुत फर्क पड़ेगा। वीरानी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। तब मैंने उसको बोला, देखा आपकी अभी 10 करोड़ की लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी अगर मैं जीरो कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ? बोले कि आप कैसे जीरो करोगे, लेकिन आपने कुछ भी सब मॉर्गेज किया हुआ है, सब किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कल आपको कुछ हो गया तो आपके बेटे और आपकी वाइफ को सब कुछ, कोई भी पैसा चुकाना पड़ेगा। राइट, लेकिन अगर मैं ये आज आपको जो आपने दे रहा हूँ, ये आपने लोन लायबिलिटी प्रोजेक्ट अपना जो एडवांस कोर्स था, राइट, तो हाँ एडवांस कोर्स का मैंने फंडा ले लिया वो फंडा और वहां बाद पर में वो आपने शुरू कर दिया। कॉपी हाँ कॉपी तो पेस्ट किया। यस, हाँ तो मैंने उसका 10 करोड़ की लायबिलिटी थी, तो मैंने उनको 13 करोड़ का इंश्योरेंस दे दिया और 76 लाख वहां से एक ही मीटिंग में डन हो गया। वाह वाह वाह, ये जो 76 लाख जो हाईएस्ट प्रीमियम आया वो यही कहानी थी। हाँ यही कहानी थी। वाह और वो वाह वाह, एक ही फंडा में, और वो फंडा मैंने एडवांस कोर्स से सीखा था। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हाँ विरानी भाई मजा आ गया, है ना। हाँ हाँ देखो दोस्तों, मैं यही कहता हूं कि आपके पास बोलने के लिए एक स्टॉक होना चाहिए, बोलने के लिए परफेक्ट बात करने के लिए। हम लोग भी किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है, टक्कर की बातें हम लोग कर सकते हैं। विरानी भाई, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि आपको एक पार्टी ने कहा था कि मेरा बहुत पुराना इंश्योरेंस एजेंट है तो मैं आपसे क्यों लूं, और आपने उस पार्टी को फर्स्ट अप्रोच किया हुआ था और इसको आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने टैकल किया था। तो वो भी स्टोरी अगर सुना देंगे मजा आ जाएगा। तो मैंने उसको पहले बोला कि सर आप पहले आज से 20 साल पहले कहाँ रहते थे? बोले एक छोटा सा मकान लिया था, गाले टाइप का मकान लिया था, उसमें रहता था।
तो उसके बाद सर आपने कुछ घर चेंज किया गया? तो कहा हाँ, 10 साल के बाद फिर मैंने थोड़ा बड़ा घर लिया, बड़ा फ्लैट लिया। सर अभी आप जो रहे वो इतने किसको कितने साल हुए? बोले 2 साल हुए। ठीक है, तो सर जो आपने 20 साल पहले घर लिया उसमें कुछ फर्निशिंग बनाया था क्या, फर्नीचर किया था क्या मिस्त्री ने? तो कहा हाँ किया था ना। सर वो मिस्त्री आदमी कैसा था? कि आदमी बहुत अच्छा था, आज भी वो मेरा उनके साथ रिश्ता है, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है। मैं जब भी बुलाऊं तो वो कुछ भी परचून काम हो तो आता है। लेकिन सर आज आपने जो ये 2 करोड़ का फ्लैट लिया है तो उसका फर्नीचर वही मिस्त्री ने बनाया क्या? बोला नहीं उसने नहीं बनाया, दूसरे ने बनाया। सर उसको क्यों नहीं बुलाया? बोला इसके में तो आर्किटेक्ट इंजीनियर था, और आर्किटेक्ट इंजीनियर का उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सब प्रिंट आती है उसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। और यहाँ तो मुझे लेटेस्ट फर्नीचर बनाना है, कुछ हटके करना है, दूसरे से कुछ अलग करना है, इसीलिए तो कुछ अच्छा मिस्त्री चाहिए। तो सर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि वो आदमी भी अच्छा है, मिस्त्री भी अच्छा है, आज भी आपका रिलेशन है, आपका कुछ परचूरण काम हो तो आप आज भी उनको बुलाते हैं। लेकिन आपका जो बड़ा फर्नीचर आपका लेटेस्ट करना था तो आपने दूसरे को दिया। तो मैं नहीं बोलता हूं कि आपका एजेंट गलत है, एजेंट अच्छा ही है, लेकिन आज नॉलेज की जरूरत है। अगर नॉलेज की जरूरत नहीं होती तो दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा नॉलेज हमें सिर्फ सर आईओई से मिला है, हम सैल्यूट करते हैं। आज मैं जो भी हूं कि आज मैं कम से कम मैं आंकड़ा बोलूं तो मेरा कमीशन भी करोड़ों में जा रहा है, लेकिन आज मैं जो इसीलिए भी हूं। वीरानी भाई मैंने कहा ना कि हमारे सामने एक बिजनेसमैन बैठे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, इसीलिए अच्छा, मैंने ये चीज कहा था। और देखिए हाँ दोस्तों, मैं भी सच में ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो, एक ऑर्डिनरी एजेंट में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट में इतना फर्क है। ऑर्डिनरी एजेंट, अगर कोई पार्टी ये कहे कि मेरा 25 साल पुराना एजेंट है, तो शायद ऑर्डिनरी एजेंट अपना बैग उठा के वहां से निकल लेगा। लेकिन एक्स्ट्रा निकल, ऑर्डिनरी एजेंट जो है वो इस तरह से डट के रहते हैं और डट के जवाब देते हैं और कन्विंस करते हैं। और इसके लिए ये सब नॉलेज वगैरह, सब अपग्रेडेशन वगैरह बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया वीरानी जी। चलो अभी के पॉइंट पे आते हैं। सूरत में तो कैसा हालात है हम सभी को मालूम है। पूरा कोरोना जो बहुत है खराब। वो पूरे शहर को जैसे एक जपेट में ले लिया है, बहुत सारे शहरों को इस तरह से जपेट में लिया है। वहां पर बाहर निकलना मुश्किल है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बहुत सारा मुश्किल है। अगर लॉकडाउन खुला भी है तो भी मुश्किल है। तो आपने उस समय क्या सोचा कि मैं कब तक बैठा रहूंगा, कैसे करूंगा, और आपने क्या स्ट्रेटेजी प्लान बनाया कि आपका टीओटी इस दौरान के अंदर में टीओटी आपने क्वालिफाई किया, उसकी बात बताएं। अभी गुजरात में सबसे कोरोना ज्यादा हो तो अहमदाबाद और सूरत में है, और अहमदाबाद से भी ज्यादा बदतर हालत अभी सूरत है, क्योंकि अभी सूरत 40% खाली हो गया है। सब लोग सूरत छोड़ के चले गए अपनी कर्मभूमि को। मैं खुद आज 2.5 महीने से 3 महीने से मैं सूरत छोड़ के मेरे गांव में, मेरे बर्थ प्लेस पे बसने आ गया हूँ विद पूरे फैमिली को लेके, क्योंकि उतना वहां कोरोना ज्यादा है। तो उस टाइम मैंने सोचा कोरोना है तो है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे एक अकेले से कुछ होना है, क्योंकि पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है, तो मेरा उसमें कुछ चलने वाला है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज मैं 9 साल से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ। तो मैं ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर तो किसी भी हाल में बचाना है, इस साल भी मुझे गंवाना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो कुछ सूरत से बाहर निकलूं, कि जहां कोरोना कम है। तो मैंने देखा कोरोना कहाँ कहाँ कम है, तो सूरत के बाद छोड़ा तो बड़ौदा में कम था। तो मैं बड़ौदा गया और वहीं से मैंने 5 पॉलिसी बड़ौदा में से भी लिया, और वहीं से मैंने राजकोट आया, राजकोट में भी बहुत कम था, तो राजकोट से भी मैंने 15 पॉलिसी वहीं से लिया, और कम से कम 50 लाख प्रीमियम मैंने राजकोट में से लिया। फिर मैंने देखा मेरा ससुराल जामनगर में है, यहाँ पे वीरानी भाई, हाँ यहाँ जी, पे आपके ऑलरेडी कोई क्लाइंट थे या किसी के नहीं आपके नहीं बिल्कुल अननोन, अननोन पार्टी। अननोन पार्टी से? अच्छा, यस, किसी के रेफरेंस से गए या? हाँ हाँ, थोड़ा मेरा क्या है, राजकोट मेरे गांव से 50 किलोमीटर है और जामनगर भी 50 किलोमीटर है, मैं बीच में रहता हूँ। तो मेरा जो रिश्तेदार वहां रहता है, पहले मैंने उन्हीं का बीमा लिया और उन्हीं से रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेके मैं जब मिलता गया
फिर मैंने राजकोट से जामनगर गया और जामनगर में अभी एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया है और जामनगर में मैंने 2 करोड़ प्रीमियम लिया और जामनगर वाले 2 करोड़ प्रीमियम लेने के बाद जो उनका आंसर है वो सभी बिजनेसमैन का यही है कि वीरानी साहब आप हमें 5-10 साल पहले क्यों नहीं मिले। हमने जो अभी तक पॉलिसी दिया है वो सब रेगुलर पॉलिसी दिया है और एक ही बात किया है, बस आप पॉलिसी ले लो, अच्छी है, गवर्नमेंट गारंटेड है, मर जाओ तो आपको इसका पैसा मिलेगा, बस एक ही बात किया है। लेकिन आपने तो बिल्कुल डिफरेंट ही बात किया है। हमको पता नहीं था कि हमारे बिजनेस में भी काम आ रहा है, हमारे फैमिली को भी काम आ रहा है और हम ना मरे तो भी जिंदा भी हमें बहुत काम आ रहा है और एक हमारी लाइफ टाइम की सीसी भी बन सकती है। ये सब तो आपने दिखाया। बाकी हमारे यहाँ हमने जो अभी तक प्रीमियम लिया है एक ही बात किया है कि बस मर जाएंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने जो आईओआई से सीखा था वो फंडा सब सर मैंने वहां यूज किया और अभी लॉकडाउन में आपने बोला टीओटी कैसे किया, तो मैं कौन सा फंडा यूज करता हूँ वो अभी मैं दिल से बताता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं जो भी बोलता हूँ खुले दिल से बोलता हूँ, कोई चीज मेरे से छुपी नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये तो समुंदर है, उसमें से अगर 2-4 लोटा कोई पानी निकाल ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जो वीरानी भाई ने जो भी बात की ना, देखो ये कल्चर है और ये कल्चर आईओआई कल्चर है। मुझे याद है कि जब भी जामनगर वीरानी भाई गए तो जामनगर के एजेंट जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उस शहर के एजेंटों को उन्होंने जमा किया और जमा करके उनको भी समझाया। यस देखो मैं आपके शहर में आया हूँ, आपके शहर में मैं काम करूंगा, आप भी बहुत काम कर सकते हो, इतना कम काम क्यों कर रहे हो आप, ऐसे करके आपने उनको मोटिवेट किया था। मुझे उन लोगों का फोन भी आया वीरानी भाई। तो ये भी देखो एक कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर का एजेंट आया यहाँ पर काम क्यों कर रहा है, वो खुद होके उनको समझा रहे कि यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल आप भी करो। सही बात है ना? यस सर, यस 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 सर। मैंने ये आईओआई से ही हमारा आईओआई का कल्चर है, तभी हम एक दूसरे को, मैंने ऑफिस खोली ना था, पहले कस्टमर को नहीं बुलाया था, पहले सभी एजेंट को बुलाया था और मैंने काम करके 1 करोड़ प्रीमियम लेने के बाद ब्रांच खोली। तो मैंने उसको बोला कि आप बोल रहे हो मंदी है, लॉकडाउन है, ये सब है, तो देखो मैं यहाँ सूरत से आया हूँ, जामनगर में मुझे कोई पहचानता नहीं है, फिर भी मैं आज मेरा 1 करोड़ का प्रीमियम पूरा हो गया है और आप बोल रहे हो कि जामनगर में काम नहीं है। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपके सिटी में अभी आप कर क्या रहे हो? ये मैंने सभी एजेंटों को, अभी जो मेरा वहां फ्रेंड है हमारा आईओआई का जो पार्टिसिपेंट है, सीसी आरपी गाड़िया है, श्रेयस शाह है, मयंक है, और इसका नतीजा ये हुआ वीरानी जी, उसका नतीजा ये वो लोग भी काम पे लग गए आपको देख के। हाँ अभी लग गया कि मैं आईओआई से ही सब सीखा हुआ हूँ। मैंने आईओआई का नो डाउट सभी कोर्स किया है मुकेश भाई। या मैंने बेसिक किया, एडवांस किया, कॉर्पोरेट किया, फंडामेंटल किया है। अच्छा वीरानी भाई, आप हाँ जी, आप जो बात कर रहे थे तो कैसे किस तरह से अभी आप समझाते हो, जैसे आपने बोला ना कि इस समय मैं जामनगर में जाके मैं किस तरह से आप समझाते हो आप? हाँ अभी मैंने सर ये शुरू किया है कि जामनगर में अभी देखो जो कोरोना चल रहा है जामनगर में कम है, सबसे ज्यादा जामनगर में कम है गुजरात में। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि हमारा सद्भाग्य है कि जामनगर में अभी कम है। आज हमारे सूरत की हालत देखो आप, बराबर। तो मैं उनको 2 चीज पूछता हूँ कि देखो सर, आप पहले आप जितना भी कमाया तो उससे पहले आप क्या करते थे, उसका पैसा ज्यादा है तो आप पहले क्या खरीदना चाहते थे? मैं सवाल करता हूँ उससे, तो बोलते हैं मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। सर क्या खरीदा आपने? बोला मैंने फ्लैट खरीदा है। और बाद में कमाया तो फिर क्या खरीदा? बोला मैंने फैक्ट्री का प्लॉट लिया और वही मकान बनाया और फैक्ट्री का गोडाउन बना दिया, कंप्लीट फैक्ट्री बना दिया। अच्छी बात है सर। बाद में पैसा कमाया तो फिर क्या किया? बोला उसमें ज्यादा मशीनरी डाली। अच्छा, मशीनरी डालने के बाद ज्यादा कमाया तब क्या किया? बोला मैंने म्यूचुअल फंड किया। अच्छा, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड करने के बाद क्या किया? मैंने पीपीएफ में भी डाला हुआ है। अच्छा, पीपीएफ करने के बाद क्या किया? मैंने एसआईपी किया हुआ है। एसआईपी के बाद भी किया हुआ है तो बच्चों के नाम पोस्ट में रिकरिंग भी किया हुआ है। अच्छा, उस करने के बाद क्या है? तो मैंने जमीन भी खरीदी है। अच्छा, उसके बाद क्या है? तो बोले मैं रेंट पे देने के लिए एक मकान भी, प्रॉपर्टी भी खरीद लिया है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो सर ये एलआईसी कब लिया? तो बोला एलआईसी मैंने बाद में सबसे लास्ट में लिया, क्योंकि मैं क्यों सब बोला सब एलआईसी ऐसा क्यों?
तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है और कमा भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बन रही, कोई जरूरत नहीं है। कुछ लेके नहीं आया था और इतना सारा बन गया। बाद में मैंने लास्ट में एलआईसी रखी। आज उल्टा मैंने कर दिया सर, बिल्कुल, कि पहले हमारी एलआईसी को कर दिया, बाद में उसका मैंने उससे आंसर पूछा, सर आप कितने करोड़ के टर्नओवर करते थे आज से पिछले साल? बोला पिछले साल मेरा 25 करोड़ का टर्नओवर था। तो सर आज इस साल रनिंग ईयर में आपका टर्नओवर कितना है? बोला अभी तो 1 करोड़ का भी नहीं है। सर ऐसा क्यों? बोला अभी तो यार लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, और वैसे भी जीएसटी ये सब चल रहा था, डाउन तो हो ही रहा था। 1-1.5 करोड़ का हुआ है, अभी तो कुछ चल रही रहा है, और 120 वर्कर थे तो आज ओनली 20 वर्कर है, 100 वर्कर भी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है सर, आपने रेंट पे मकान दिया तो रेंट आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 6 महीने से किसी ने रेंट भी नहीं दिया है। अच्छा सर, आपने म्यूचुअल फंड में डाला था, उसमें तो पैसा बढ़ा होगा? अरे नहीं नहीं यार, उसमें भी 30% माइनस है भी। अच्छा ये भी माइनस है। सर एसआईपी में तो आपको मिलता ही होगा? नहीं नहीं, अभी तो एसआईपी भी यार माइनस है। तो सर पीपीएफ में क्या है? हाँ पीपीएफ में स्टेबल है, थोड़ा सा मिल रहा है, पीपीएफ और रिकरिंग में चल रहा है, लेकिन उसमें भरने के लिए अभी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं। वो पीपीएफ में भी डालेंगे, लेकिन उसमें तो एक ऐसा है कि 100 रुपया भी डालो तो चल जाता है। बोला अच्छी बात है। तो साहब आप बोल रहे हो कि अभी जमीन का पैसा नहीं आ रहा है, रेंटल का नहीं आ रहा है, आपका टर्नओवर नहीं आ रहा है, आपका कहीं से भी जो भी इनकम थी, और आपने जो मार्केट में से पैसा लेना था वो आ रहा है क्या अभी? नहीं नहीं, कोई नहीं दे रहा है, 4 महीना हो गया, लेकिन एक पैसा भी नहीं दे रहा है। बोलता है अभी मार्केट नहीं है, अभी पूरा बिजनेस चालू नहीं हुआ है, कैसे करें हम? पैसा आता है कहीं से? नहीं आता है। लेकिन सर आपको पता है, जिसको मैंने 15 साल पहले जो मैंने बिजनेस कंटिन्यूटी एंड एसेट लायबिलिटी प्लानिंग दिया था ना, आज उनको इस लॉकडाउन में, फुल लॉकडाउन में भी 1 तारीख को 11 बजे उनके अकाउंट में रेगुलरली पैसा जमा होता था। ये मेरी एलआईसी है सर। इसमें ना तो कभी लॉकडाउन आता है और ना तो कभी बारिश कम होने की वजह से दुष्काल होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रेंटल का बंद हो गया, ये बंद हो गया। मेरी एलआईसी का 1 रुपया भी, 1 घंटा भी कभी वादा नहीं हुआ। जो टाइम दिया है वो टाइम पे, ब्रांच बंद होने के बावजूद भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। ये मेरी एलआईसी है सर। बहुत बढ़िया वीरानी भाई। वीरानी भाई, यही फंडा अभी मैंने, हमारा एडवांस कोर्स जो हुआ ना, उसमें 1200 लोगों को यही फंडा मैंने दिया, क्योंकि आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। ये फंडा आज 1200 एजेंट मेरे सामने बैठे थे, सेम फंडे के ऊपर आज वो एजेंटों के फोन आ रहे, जैसे आपका काम निकल पड़ा वैसे उन लोगों का काम निकल पड़ा है। सो दोस्तों, जैसी सिचुएशन होती है, जैसा समय होता है, अकॉर्डिंगली हमें जो काम करने वाले ना, देखो आज के ये मीटिंग से सिर्फ इतना समझ लो, काम करने वाले रुकते नहीं है। सूरत में कोरोना घुस गया, हम जामनगर जाएंगे, हम कालावड़ के हमारे गांव में रहेंगे, लेकिन जामनगर जाके भी हम टीओटी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे वीरानी जी जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे हैं, मेरे नज़र के सामने मैंने देखे कि ये लोग जब भी सेशन के लिए आते थे और किस कदर वो आते थे, उस समय उनका क्या लेवल था, क्या स्टैंडर्ड था। आज वो लोग जिस लेवल पे पहुँचे हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी भी मेहनत है। लेकिन साथ में अगर ये जो ज्ञान उन्होंने पाया है, अभी बार बार आपने देखा होगा उन्होंने जो बेसिक कोर्स का जिक्र किया है, दोस्तों ये एक लेजेंड कोर्स है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईओई बेसिक कोर्स हर इंश्योरेंस एजेंट जो एजेंसी लेता है, उसने वो कोर्स वहाँ पर सबसे पहले आईओई में वो रजिस्टर करना चाहिए। और जिन्होंने भी बेसिक कोर्स किया है, जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, एंड यू हैव डन द बेसिक कोर्स, तो याद रहे दोस्तों, एडवांस कोर्स यू आर सो लकी दैट 10 और 11 तारीख को हमारा नया एडवांस कोर्स सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन। पहला बैच बहुत ही सक्सेसफुल रहा, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन ये सेकंड बैच की डिमांड है और सेकंड बैच 10 और 11 को शुरू हो रहा है। हमारे किसी भी आईओई एग्जीक्यूटिव या तो नीचे जो नंबर्स है उस नंबर्स के ऊपर में कॉल जरूर कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और बेसिक किया है तो एडवांस को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको भी टीओटी बनते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। सुनिए वीरानी जी क्या क्या बातें बता रहे हैं आपको।
आगे 2008 में एक बार मंदी आई थी, तब पूरा डायमंड मार्केट बंद हो गया, सभी वर्कर गांव जाने लगे। तो मेरे बेटे ने एक सवाल किया था कि पापा अभी तो हमारा सभी डायमंड क्लाइंट है और डायमंड तो पूरा बिजनेस बंद हो गया है, वो इसका ताला नहीं खुला ऑफिस का फैक्ट्री का, तो हम अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या हाल होगा। तो आईओई का जो मैंने कोर्स किया था ना सर, उससे मुझे आज भी एक दीपक भाई की बात याद है कि LIC एक ऐसा बिजनेस है उसमें कभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो एक बार नॉलेज ले लिया ना आदमी ने, तो नॉलेज हमारा कोई नहीं ले जा सकता। हमसे बिजनेस ले जा सकता है, सब कुछ ले जाएगा, लेकिन हमारा जो नॉलेज हमने अंदर भरा है वो नॉलेज कोई नहीं ले सकता। आज सूरत में बिजनेस में प्रॉब्लम है सर, लेकिन हम तो कहीं भी जाए, कहीं भी अपना बैग खोले, वहीं हमारी ऑफिस शुरू हो जाती है, कहीं से भी। यस यस। आज मैं सूरत से आ रहा था अभी जामनगर सर, तो सूरत से बहुत सारी गाड़ियां निकलते हैं सौराष्ट्र में। तो बीच में एक हमें सूरत से घर से खाना लेके निकले थे, तो एक पेड़ के नीचे हम खाना खा रहे हैं, तो दूसरी गाड़ी भी आके वहीं रुकी, क्या अच्छा पेड़ है, पानी है, तो वो भी रुके। बहुत बड़े रईस थे, हम दोनों साथ साथ में खाना खाते गए। वो वहां भी मैंने बात किया और शुरू किया, आप क्या करते हैं, वो करते हैं, तो हमारा काम शुरू हो गया। तो वहीं से भी वो आदमी पैसा वाला था, लेकिन वो बीमारी की वजह से भागा था, दाम भागा था। तो वहीं से भी मैंने एक लॉकडाउन में 12 लाख प्रीमियम लिया था। क्या बात है, वाह वाह। हमारे पास में पेड़ के नीचे खाने को बैठा था वो फैमिली, रिच फैमिली था। तो वहीं से भी मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, मैं राजकोट के पास गांव में हूँ, आप वहीं आ सकते हो क्या। मैं आ सकता हूँ सर, क्यों नहीं। वहीं से मैंने 12 लाख रुपया प्रीमियम लिया, क्योंकि मेरा सर आपने जो सिखाया ना मुझे कि किसी के पास भी जाओ तो कभी भी देने की लेने की वृत्ति से मत जाओ। मुझे यहाँ इतना मिला, इतना कमीशन मिल गया, अब मेरा काम हो गया, उनका जो भी हो, ये जो हमें IOS का वो कभी ये हम दिमाग में लेके नहीं जाते। आईओई हमने ये सिखाया है कि आप जब पार्टी के सामने बैठो और उनको ये लगे कि ये आदमी मेरे फैमिली का हितेच्छु है, हमें कुछ देने आया है, ऐसा जब आप फीलिंग कर सको, तभी हमारा क्लोजिंग होता है सर। एकदम सही बताया, एकदम सही बताया। और कभी सर एक बीमा ले लेते हैं ना, तो बाहर निकलते आप खुश हो जाता है, अरे यार मैंने तो मेरा काम हो गया, मेरा इतना कमीशन मिल गया। लेकिन हमें खुश होना है सर, लेकिन मैं इसलिए खुश होना है कि मैंने उस परिवार को सेव कर दिया, उसकी मुझे खुशी है। राइट, आज मैंने 3 करोड़ से उसका परिवार को सेव कर दिया। दोस्तों वीरानी जी जो बता रहे हैं ना, अभी रिसेंटली पिछले ही हफ्ते में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कस्टमर फोकस, हमारा फोकस कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। ये वीडियो आप देख लेना, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा वीरानी जी क्या कहना चाहते हैं। वही चीज मैंने बताया था, कस्टमर को फोकस करो, उसकी जरूरत को ढूंढो, और वही चीज हम लोग सिखाते हैं। तो वीरानी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई। सो थैंक यू सो मच। और इस साल मैं आपसे कम से कम इतनी तो उम्मीद करूंगा कि डबल TOT हो जाएगा इस बार। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद होगा तो जरूर होगा सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और सर एक मैं बात बताऊं प्लीज, ये जो मेरा अचीवमेंट है ना, वो मैं थोड़ा यस मेरे बेटे को भी देना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब मैंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया था ना सर जी, तब पहले 1 लाख रुपया था। तो मेरे बेटे ने बोला था कि पापा मुझे आईओई का कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करना है। मैंने बोला यार पागल हो गया है क्या 1 लाख रुपया देने का। तो बोला उसमें पापा क्या है, मुझे ये कोर्स सीखना है। उसी दिन से आज तक मेरा जो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर और सब मैंने अचीव कर लिया, LIC की हाईएस्ट डिग्री सब अचीव कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वीरानी जी, बहुत बढ़िया था सर। मैं आईओई का शुक्रगुजार हूँ, और मेरे कस्टमर जो जामनगर के हैं, सूरत के हैं, आज मुझे बड़ा बनाया है। तो LIC का भी मुझे इतना सपोर्ट रहा है, LIC ऑफिसर पर रहा है, और सभी आप जैसे गुरुजन दीपक भाई, मुकेश भाई, पारस सर, सबका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। और मैं इतना आगे बढ़ गया, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। ये कॉन्फिडेंस हमें आईओई ने सिखाया सर। थैंक यू। कस्टमर को एक बात और बताना चाहता हूँ, हाँ, कस्टमर को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आईओई ओनली सिर्फ बीमा बेचना ही नहीं सिखाते, इससे कहीं अपने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। आज मेरे पास सर ओडी कार है, मर्सिडीज कार है, वो आईओई की बदल है। लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोच भी नहीं थी हमारी कि हम 4 बंगड़ी वाले कभी गाड़ी सोचेंगे।
दो प्रीमियम कार घर पे होगी, लेडीज के लिए कार होगी। सर मैं तो एक 70 रुपीज की साइकिल लेके मेरी सफर शुरू किया था और आज जी ओडी जी, तक पहुंचा है। तो आज ये आपका आशीर्वाद है, दीपक भाई का आशीर्वाद, मैं सलाम करता हूँ सर। थैंक यू सो मच वीरानी लेकिन भाई। साथ में दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि रेगुलर बहुत सारे प्रोग्राम्स आईओई डिजाइन करती है और उनमें से एक शानदार प्रोग्राम मेरा 29 को, जस्ट 29 को होने जा रहा है। सितंबर मंथ में 100 पॉलिसी कैसे करना, वो 29 अगस्त को मेरे पास, आप सुन लो, पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा। और ये मैं इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 सितंबर LIC का बर्थडे वाला दिन है। तो सितंबर मंथ जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं LIC मंथ करके। तो LIC मंथ के अंदर में आपके 100 पॉलिसी कैसे होने चाहिए, पूरी 4 घंटे की मेरी चर्चा आपके साथ होगी और उसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा। रेट 700 रुपये, कौन सी बड़ी बात है। तो जरूर जुड़े रहिए और ये सारा ज्ञान लेते जाइए ताकि आप भी एक समय पे ऐसे बड़े एजेंट बन पाए। बहुत लोगों के सपनों को उजागर किया है आज के ये सेशन के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद।